ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? बोल रहा है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम इज द पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम विच इमर्जेस फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द स्क्रॉडिंगर इक्वेशन। एक इक्वेशन था स्क्रॉडिंगर का जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जैसा कि हम लोग को पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह मूव करता है, मतलब दो ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करके एक पूरा जोन को पूरा का पूरा वेव की तरह क्रिएट करता है। ठीक है, तो स्क्रॉडिंगर इक्वेशन का मदद से, स्क्रॉडिंगर इक्वेशन के मदद से हम लोग को पता चला कि कैसा होगा, आखिर इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में कहां पे है, कैसे है, ये चीज के बारे में कुछ कुछ आइडिया लगा। ठीक है, द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहला सबसे पहला फीचर, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स इज क्वांटाइज्ड। बोर मॉडल में भी यही चीज बोले थे नील बोर भी, कि उनका भी कहना क्या था, उनका भी कहना था कि ये बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड वो बोले थे, बस डिफरेंस उनका इतना था कि वो ऑर्बिट्स बोले थे। ऑर्बिट्स का मतलब होता है फिक्स्ड पाथ। ठीक है, ऑर्बिट्स का मतलब होता है फिक्स्ड पाथ। तो फिक्स्ड पाथ में इलेक्ट्रॉन बस नहीं रहता है, बाकी उनका भी कहना वही था, दीज आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ये पहला फर्स्ट एनर्जी लेवल है जिसका एन का वैल्यू 1 है। पहला एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये एनर्जी चेंज नहीं करेगा। सिमिलरली सेकेंड एनर्जी लेवल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका एनर्जी भी आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, थर्ड में इसी तरह कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका एनर्जी भी कांस्टेंट होगा। इसी का मतलब होता है एनर्जी का क्वांटाइज्ड होना। इसी का मतलब होता है एनर्जी का क्वांटाइज्ड होना। इसी का मतलब होता है एनर्जी का क्वांटाइज्ड होना। ओके, अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट फीचर्स में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि कल हम बताए भी थे और 9th क्लास में भी हम इंट्रोडक्शन में दे चुके थे, कि जो वेव फंक्शन होता है आपका, वेव फंक्शन को, तो दूसरा क्या बोल रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स is a direct result of the wave like properties of electrons। जैसा कि डी ब्रॉगली ने और डेविसन जर्नल ने एक्सपेरिमेंट किया था और पता किया कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किसकी तरह होता है, एक वेव की तरह होता है। ठीक है, तो एक वेव की तरह होता है। तो अब वो जो वेव लाइक प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन्स का, उसके बारे में थोड़ा ज्यादा मतलब एलेबरेट करके कहां से पता चलता है, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से पता चलता है। ठीक है, both the exact position and exact velocity of an electron in an atom can't be determined simultaneously। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कल ही हम करवाए थे और 9th में ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो आप लोग को पता होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है। इसका कहना यह है कि पाथ ऑफ एन एटम, path of an electron in an atom therefore can never be determined or known accurately। that is why that is why one talks of only probability of finding the electron at different points in an atom। मतलब हम लोग कभी भी इलेक्ट्रॉन का पाथ बता ही नहीं सकते, हम लोग क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी बताते हैं। कहां पे, जहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है उसी को बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज अ वेव फंक्शन ऑफ साई, wave function psi for an electron in an atom। ठीक है, whenever an electron is described by a wave function we say that electron occupies that orbital। since many such wave functions are possible for an electron, there are many atomic orbitals in an atom। these one electron orbital wave functions or orbitals form the basis of electronic structure of the atoms। in each orbital द इलेक्ट्रॉन हैज अ डेफिनेट एनर्जी। हर एक ऑर्बिटल में, देखो आप लोगों को कल भी बताए थे, ये सारे आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, कल आप लोग को दिखाए थे, दीज आर योर डिफरेंट ऑर्बिटल्स, these are your different orbitals। this is your s orbital। okay, these are your p orbitals in the p subcell, these three are the p orbitals, these five are your d orbitals and these are your f orbitals। okay, f orbital। अब देखो एक बात कल भी हम बता रहे थे, उस बात को समझ लो कि किसी एक ऑर्बिटल में
किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसका मतलब इसके अंदर में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन मूव करके इस पूरे जगह को कैप्चर कर रहा है। इस पूरे जगह पे यही 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके पूरा का पूरा ये एक वेव बना रहा है। रेड कलर का जो आपको दिख रहा है वेव जैसा, है ना, रेड कलर का। बेसिकली रेड कलर होगा नहीं, रेड हम बनाया है क्योंकि डिफरेंट कलर से हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे ऑर्बिटल्स को। ऐसा ऑर्बिटल्स बेसिकली दीज दीज ये आपको ब्राइट जैसा, ब्राइट पूरा एरिया आपको कैसा दिखेगा, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम आपको स्फेरिकल होगा, ये स्फेरिकल, ये वॉल्यूम आपको ब्राइट दिखेगा। और ये ब्राइट जो ब्राइटनेस जो कॉज हो रहा है, ये बस 2 इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन ही आपके मूव कर रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी 2 ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। दीज आर योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इसके बारे में पता कैसे चला? इसके बारे में पता चला हमें, an orbital can't contain more than 2 electrons, that is important। किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकता है, ठीक है। इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। For each electron of a multi-electron atom, there shall therefore be an orbital wave function, जिसको साई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। साई इज द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, जो बताता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन का वेव कैसा बन रहा है, मतलब ऑर्बिटल्स का शेप्स बताएगा, साइज बताएगा, ये सब चीज हमें पता चलता है साई के वैल्यू से। ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज स्टोर्ड इन द ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई, and quantum mechanics makes it possible to extract the information out of psi। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि साई से ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है मॉड ऑफ साई स्क्वायर का, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम is proportional to the square of the orbital wave function, that is psi square at that point। Psi square is known as probability density and is always positive। From the value of psi square at different points within an atom, it is possible to predict the region around the nucleus where electron will most probably be found। You can say more than 90%, you can say more than 95%, ठीक है। यू कैन से मोर देन 95%। अच्छा, अब हम तुम लोग से पूछते हैं, देखो नॉर्मल सा बात है, इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन। ऐसा चीज आज तक तुम लोग 10 तक में तो कभी ऐसा चीज सोचे भी नहीं थे, तो इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन। आई वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल कि आपको इस चीज को समझने में कहां पे दिक्कत आ रहा है। ईच एंड एवरीवन, है ना, कोई ऐसा बच्चा नहीं, चाहे वो 9th का हो या 10th का हो, ईच एंड एवरीवन, इसको समझने में आपको कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है, कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा मेरे को बताओ, ठीक है। ईच एंड एवरीवन। अनु, इज इट क्लियर टू यू? हम एक एक करके सबसे पूछ रहे हैं। आदित्य, इज इट क्लियर? नो सर, बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, क्या प्रॉब्लम? मेरे को वो प्रॉब्लम जानना है। आई वॉन्ट टू नो दैट प्रॉब्लम, ताकि हम उस चीज को और अच्छे से क्लियर कर सके। जैसे बताओ। सर एक बार लास्ट स्लाइड खोलिए ना। लास्ट स्लाइड खोले, ओके। सर सेकंड पॉइंट नहीं समझे। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट बोल रहा है एक्सिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, देखो बोर के मॉडल में, अभी तुमको बताया कि बोर के मॉडल में भी क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स के बारे में बात हो रहा था, ठीक है, हो रहा था ना, Yes। ठीक है। मतलब पहला सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी डिफरेंट होगा, सेकंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी डिफरेंट होगा, थर्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी डिफरेंट होगा। और अगर मान लो, और जो सबसे लोअर ऑर्बिट होता है, मतलब कि सबसे अंदर वाला ऑर्बिट, इसका एनर्जी मिनिमम होता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। Yes। और जितना हम लोग दूर जाते जाते हैं न्यूक्लियस से, उतना एनर्जी, आपका एनर्जी लेवल का एनर्जी बढ़ते चला जाता है। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को हम बोलते थे कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में कूदना होगा, हाइयर एनर्जी लेवल में जाएगा तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगा, ठीक है। Yes। और अगर उसको हाइयर से फिर लोअर में आना होगा तो फिर एनर्जी उसको क्या करना होगा, एनर्जी उसको रिलीज करना होगा। रिलीज किस फॉर्म में करता है? रेडिएशंस के फॉर्म में करता है। ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि रेडिएशंस का एनर्जी एच म्यू के बराबर होता है, ठीक है। एच म्यू आपका प्लैंक्स कांस्टेंट से जो बताए थे, ठीक है। तो ये चीज, अब देखो सेम चीज यहां पे बोल रहा है, बस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आपका एस्पेक्ट चेंज हो गया। एक्सपेक्ट क्या चेंज हो गया? पहले नील बोर जो था एनर्जी लेवल्स को ऑर्बिट समझ रहे थे, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में पता चला दीज आर नॉट ऑर्बिट्स, बेसिकली दीज आर ऑर्बिटल्स, ठीक है।
अब दीज आर ऑर्बिटल्स। अब क्या होता है कि सेल्स है, ओके, सेल्स है, ठीक है। सेल्स, सेल्स वही चीज है जो इसको बोर बोल रहे थे, नील बोर जो बोले थे सेल्स के बारे में, सेम चीज सेल्स है। सेल्स कोई डिफरेंट चीज नहीं है, जस्ट द टॉकिंग अबाउट नील बोर, जिस चीज को नील बोर ऑर्बिट बोल रहे थे, बस ऑर्बिट टर्म को हम लोग हटा दिए। ऑर्बिट इसलिए हटा दिए कि बिकॉज देयर इज वी कांट से एनीथिंग अबाउट द फिक्स्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। पाथ के बारे में हम लोग नहीं बोल सकते। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब आया बाद में, तो पता चला कि पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। तो ये ऑर्बिट्स नहीं है, either you can say these things cells or you can say energy levels, ठीक है। अब देखो अंतर बस क्या आया, देखो ये सेल्स था बोर का, सेल्स के हम एक टर्मिनोलॉजी बता रहे, सेल्स में सबसेल्स होता है, ठीक है, सबसेल्स होता है। अब देखो होता एक्चुअली में सेल्स कुछ नहीं होता है, सबसेल्स भी कुछ नहीं होता, असली चीज आपका ऑर्बिटल्स ही है, सबसेल्स में ऑर्बिटल्स होता है। सही बात बोला जाए तो एटम के अंदर हम लोग, ठीक है, एक मतलब ऑर्बिटल्स को डेजिग्नेट करने के लिए सेल्स और सबसेल्स को यूज करते हैं, लेकिन असली चीज आपका क्या है, ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं 1s, तो इसका कहने का मतलब होता है फर्स्ट सेल का s सबसेल, ठीक है, इसका मतलब होता है फर्स्ट सेल का s सबसेल। सिमिलरली अगर बोल रहे हैं 2s, इसका मतलब हुआ सेकंड सेल का s सबसेल। इसी तरह अगर हम लोग बोल रहे हैं 3p या फिर 2p, 2p अगर बोल रहे हैं, ठीक है, 3s बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेकंड सेल का p सबसेल, और p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। दीज ऑर्बिटल्स आर बेसिकली दीज एनर्जी लेवल्स, जो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से पता चला, वही बोलना चाह रहा है। द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आर अलाउड सॉल्यूशंस ऑफ स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। मतलब स्क्रॉडिंगर के वेव इक्वेशंस, अच्छा देखो आप लोग पहले वेव के टर्मिनोलॉजी को समझो, समझो पहले कि वेव फंक्शन क्या है, ये बोलने का मतलब क्या है। देखो अगर हम नॉर्मली आप लोग जहां तक पढ़े हैं उसी के टर्म्स में समझाते हैं। सपोज कर लो हम एक इक्वेशन दिए आपको, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये एक इक्वेशन दी है। अब इस इक्वेशन के हिसाब से तुम्हें एक ओरिजिन माने, ठीक है, और x और y का बहुत सारा सॉल्यूशंस यहां पे निकलेगा, x और y का बहुत सारा सॉल्यूशंस निकलेगा, जिस वजह से तुम डिफरेंट पॉइंट्स को लोकेट करते हो और फिर स्ट्रेट लाइन बनाते हो। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स का बेसिकली ग्राफ बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, बोलते हो ना, इस तरह का इक्वेशन बनता है। इज इट क्लियर? ये तो सबको पता है ना, 2x प्लस 3y, इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करके हम ये ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। उसी तरह साई जो है आपका एक वेव फंक्शन है, जो बता रहा है, अगर मान लो कि हम सेंटर को, इस पर्टिकुलर चीज को न्यूक्लियस मान ले एटम का, और माने एटम स्फेरिकल है, तो फिर साई का भी डिफरेंट इक्वेशंस आएगा, ठीक है। साई का डिफरेंट इक्वेशंस है, और उस इक्वेशन का सॉल्यूशन, जैसे यहां सॉल्यूशन क्या है, एक्स और वाई का सॉल्यूशन है होगा आपका, ठीक है। उसी तरह साई का जो डिफरेंट सॉल्यूशंस आया है ना, किसके टर्म्स में, डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म्स में, आप एक्स वाई जेड के टर्म्स में बोल लो, ठीक है। जिसके पीछे गाना बन रहा है ना बाबू, बेमतलब का पढ़ रहे हो कि मस्ती कर रहे हो, हर्ष हटाए क्या? हर्षराज के घर में फोन लगाइए पप्पू जी, अब बोलिए थोड़ा अच्छे से बेटा, सही से। बोलिए सर, सुन लिए फोन, ठीक है सर, ओके ओके। अब यहाँ पे अब आपका देखो, तो जिस तरह से यहाँ पे हम एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किए बस एक इक्वेशन को यूज करके, उसी तरह साई जो है आपका वेव का इक्वेशन है। किस वेव का इक्वेशन है, किस वेव का इक्वेशन है, इलेक्ट्रॉन के वेव का इक्वेशन है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे एटम्स में पाया जा रहा है, ठीक है। और वो जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को पाया जा रहा था, उन उन जगह को हम लोग एनर्जी लेवल्स ही बोल रहे हैं, जिस एनर्जी लेवल्स के बारे में यहां पे बात हो रहा है। बस इस साई के सॉल्यूशन से
ग्राफ प्लॉट किया गया और ग्राफ प्लॉट करके पता किया गया कि कितने कितने दूरी पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और उसी का रिजल्टेंट मिला मेरे को ये वाला पार्ट जो आपके डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं। ये वो वेव हैं जो क्रिएट हो रहे हैं। ये बीच में आपका हर एक के बीच में ये न्यूक्लियस है, ये बीच में आपका क्या है, न्यूक्लियस है। और ये एक्स वाई जेड एक्सिस है। इस एक्स वाई जेड का हमको सॉल्यूशन मिला साई के वैल्यू से। किसके वैल्यू से, साई वेव फंक्शन के वैल्यू से। और हम पता किए कि कितने कितने, अब जैसे मान लो कि साई का वैल्यू, अगर मान लो फर्स्ट सेल के एस ऑर्बिटल बोल रहे हैं तो फर्स्ट सेल का एस ऑर्बिटल छोटा होगा। अच्छा ये देखो, ये देखो, फर्स्ट सेल का एस ऑर्बिटल छोटा है, मतलब कोऑर्डिनेट अगर न्यूक्लियस से है तो इसका दूरी आपका कम है ना। इतने दूर में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। ये आधा काट करके दिखा रहे हैं, ठीक है, ये आधा कटा हुआ है, हाफ स्फीयर दिखा रहे हैं, ये पूरा स्फीयर होगा, ठीक है। तो 2s का साइज अब पता चला, सेकेंड सेल का एस ऑर्बिटल का साइज थोड़ा बड़ा है, थर्ड सेल का एस ऑर्बिटल का साइज थोड़ा और बड़ा है। अब इसमें एक चीज देखो, जो आपका रेड वाला एरिया है, दिस रेड एरिया, ये बीच वाले पार्ट को न्यूक्लियस समझा जाता है, दिस इज योर न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस से बढ़े तो पहले सेल में कहीं ये रेड वाला पार्ट पूरा इलेक्ट्रॉन है, मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन घूम घूम करके ये पूरा रेड वाला एरिया जैसा एक वेव बना रहा है, ठीक है। मतलब पूरे इस एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन अपना नाच रहा है, ठीक है। और 2s में देखो, 2s में ये रेड पार्ट दिखा, ये बीच में तो न्यूक्लियस होगा, ये आपका रेड पार्ट दिखा, उसके बाद फिर ये ब्राइट पार्ट जो दिख रहा है, व्हाइट पार्ट, इसी को बोलते हैं रेडियल नोड, इसको बोला जाता है रेडियल नोड। रेडियल नोड, रेडियल तो नोड यहाँ पे कहने का इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब ना होता है, क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं ना होता है। हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, ये रेडियल नोड है, ठीक है। तो 2s में एक रेडियल नोड मिला हमको, ठीक है। 3s में 2 रेडियल नोड हमको मिल रहा है। रेडियल नोड्स का मतलब वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी नहीं होता है उसको नोड्स बोलते हैं। तो ये दोनों आपके नोड्स हैं। तो आपको दिख रहा है कि स्क्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से हमको डिफरेंट ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन मिल रहा है, एक ही वेव फंक्शन नहीं मिला। वही चीज यहां पे आपका मेंशन किया हुआ है, इस चीज को समझो। देखो यहां पे आपका ओके, हाँ यहां देखो, सिंस मेनी सच वेव फंक्शंस आर पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन देयर आर मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जिस चीज को आप एनर्जी लेवल बोर के टर्म में एन समझ रहे थे, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के सेल्स जिसको आप एनर्जी लेवल समझ रहे थे, अब बस ध्यान देना कि बोर मॉडल जो है हाइड्रोजन एटम के लिए था या फिर एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए था, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में जो एनर्जी लेवल्स है वो एनर्जी लेवल्स बेसिकली ऑर्बिटल्स के टर्म्स में बताया जाता है, ना कि वो सेल्स के टर्म्स में बताया जाता है। यही दोनों मॉडल में डिफरेंस है, ठीक है। इट इज नॉट बेसिकली द सेल्स विच इज कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, रादर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर दोज एनर्जी लेवल्स, एंड दीज आर बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो वेव है जो इलेक्ट्रॉन बना रहा है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर दोज वेव्स, those energy levels, those different energy levels are 2s में नोड है तो क्या 2s में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है? ना 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 ना, गलत हो गया। तुम देखो 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 देखो, इसको भी समझ लो। ओके, पहले तो आदित्य ये पार्ट अब क्लियर हुआ तुम्हारा, एनर्जी लेवल वाला सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हारा? यस सर। ठीक है, ओके। अब देखो ये बोल रहा है कि नोड है, नहीं 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 नहीं, ये रेड वाले पार्ट, जो लाल वाला पार्ट दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये ऊपर में लाल वाला पार्ट में इलेक्ट्रॉन है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ में आया अनुराग? ये नोड है आपका, सिर्फ व्हाइट वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला रेडियल एकदम आपका स्फेरिकल जो अंदर का चीज दिख रहा है, ये नोड है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं। समझ में आ गया ना? ठीक है। एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, मींस क्वांटाइज्ड का मतलब होता है बच्चा कि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सारा ऑर्बिटल्स डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी डिफरेंट होगा, 2s में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी डिफरेंट होगा, 3s में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी डिफरेंट होगा। अब देखो मान लो ऐसा कि 1s में जो इलेक्ट्रॉन है, एक सपोज एग्जांपल के तौर पे देते हैं, उसका एनर्जी है 2 जूल का, और 2s में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी है सपोज कर लो 4 जूल का, है ना। अब देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है
और सपोज कर लो उस एटम में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि बेरिलियम सोच लो, बेरिलियम सोच लो, हीलियम सोच लो, हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरिलियम या फिर लिथियम सोच लो, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे हम बोर का मॉडल में भरते थे ना, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में, फिर थर्ड सेल में क्या करते थे 18, फोर्थ सेल में क्या करते थे 32। अब याद रखना कि एनर्जी लेवल्स, कोई भी एनर्जी लेवल या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो 1s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन का 2 जूल का एनर्जी है, और 2s में जो इलेक्ट्रॉन गया उसके बाद बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन किस में गया 2s में, अब 2s में जो इलेक्ट्रॉन गया उसका एनर्जी 4 जूल है, ठीक है, लेकिन एटम के अंदर 2 जूल से लेके 4 जूल तक के बीच का एनर्जी नहीं है, इसी को बोलते हैं क्वांटाइज्ड होना, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं मिलेगा आपको एटम में जिसका एनर्जी 3 जूल होगा, या तो एनर्जी 2 जूल हो सकता है या तो एनर्जी 4 जूल हो सकता है ना, 3 जूल का एनर्जी वाला चीज है ही नहीं, इस पे एनर्जी लेवल वो है ही नहीं, इसको बोलते हैं क्वांटाइज। 2 टर्म होता है, क्वांटाइज्ड और कंटिन्यूअस। अगर जैसे मान लो इसको ऐसे समझो सबसे अच्छा, एक लिक्विड दिस, ये एक स्लोप है, ठीक है, दिस इज अ स्लोप, ये एक स्लोप है, और यहां पे हम एक बनाते हैं, एक स्लोप से उतरने का रास्ता बनाए हुए हैं, एक सीढ़ी से उतरने का रास्ता बनाए हुए हैं, ठीक है, सीढ़ी से उतरने का रास्ता बना रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है कि आप जब स्लोप से उतर रहे हो तो स्लोप में देयर आर लॉट्स ऑफ एनर्जी लेवल्स, है ना, जैसे जैसे आप नीचे आओगे डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी यहां पे होगा, डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो ये कंटिन्यूअस हुआ, मतलब कि अगर आप इससे नीचे उतर रहे हो तो आपको हर एक एनर्जी का लेवल मिल रहा है, लेकिन अगर मान लो आप स्टेयर से उतर रहे हो तो स्टेयर्स में या तो आप पहला कदम यहां रखोगे, दूसरा कदम यहां रखोगे, और 1 और 2 के बीच का सारा एनर्जी लेवल में आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप अपना कदम नहीं रख सकते हो, है ना, इसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड होना। मतलब क्वांटाइज्ड होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी लेवल एटम में फिक्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, सारा एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा सकता है, उसमें एनर्जी लेवल पहले से है, और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो उसका एनर्जी उस एनर्जी लेवल के एनर्जी के बराबर होगा। समझ में आया? इज इट क्लियर रिया? व्हाट इज क्वांटाइजेशन? क्लियर हुआ? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस एनर्जी लेवल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अभी यहां बताया आपको, जैसे मान लो कि 1s है, 1s था, 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, पहला सेल में 1s में जो इलेक्ट्रॉन था उसका 2 जूल का एनर्जी था, और 2s में जो इलेक्ट्रॉन था उसका 4 जूल का एनर्जी था। क्या कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका 3 जूल का एनर्जी है इन दोनों के बीच में? इज इट क्लियर रिया? आर यू गेटिंग? यस सर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स, ठीक है, बोर मॉडल में भी वही बात बोला गया था, बोर वही वो बात बोले थे कि हाँ एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन उनका टर्मिनोलॉजी गलत था, वो बेसिकली एक ही इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए किए, और उनको लगा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है डिफरेंट सेल्स में, बस वो चीज उनका गलत था, ठीक है, समझ में आया ईच एंड एवरीवन? किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और किसी कोई डाउट है इसमें? सर एक बात पूछे? हाँ पूछ लो पूछ लो पूछो सर जित। मतलब साई फंक्शन कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम एक इक्वेशन निकाल लिए, फिर उसको हाँ मतलब मल्टीपल करते गए सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑन द बेसिस कितने कितने दूरी पे ले रहे हो आपको, देखो है ना, पहला बात तो ये चीज समझो, एक चीज को अपने दिमाग में डाल लो, एटम्स के अंदर एनर्जी लेवल्स पहले से हैं, ठीक है, ठीक है सर, उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, जाते हाँ, हैं। एनर्जी लेवल्स आर ऑलरेडी देयर इन द एनर्जी लेवल्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन एन एटम, प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है, मैटर इज दैट whether there is electron in that energy level or not, whether there is electron
electron in that energy level or not. Energy level or not. ठीक है? And these energy levels are basically atomic orbitals. ओके कहने का मतलब है कि अब जैसे कार्बन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कार्बन जैसे एक नॉर्मल से एग्जांपल, जो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कहने का ये मतलब है, इसका अभी जो हम बात बोले इसका कहने का मतलब ये है कि कार्बन में सारा एनर्जी लेवल्स है, इसमें 1s ऑर्बिटल भी है, 2s ऑर्बिटल भी है, 2p ऑर्बिटल भी है, ठीक है। अब इसमें थर्ड सेल, अभी थर्ड सेल ओपन ही नहीं होता है, ठीक है। तो सेकंड सेल भी है, सेकंड 2p भी है, लेकिन 2p में क्या हर एक एनर्जी और लेवल, मतलब हर एक ऑर्बिटल इसका भरा हुआ है कि नहीं है, ये एक अलग बात है। मतलब एनर्जी लेवल्स पहले से होते हैं। इज इट क्लियर? एनर्जी लेवल्स पहले से है, मतलब कि हर एक एटम में सारा ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होता है। सारा एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? सर मतलब उसमें जो ऑर्बिटल्स होता है वो क्वांटाइज्ड होता है एटम में। हाँ सारा, अरे क्वांटाइज्ड होने का मतलब डिसकंटिन्यूअस एनर्जी लेवल होता है, जैसा कि अभी बताया। समझ गया ना? डिसकंटिन्यूअस, अब जैसे 1s का एनर्जी लेवल 2 जूल है, 2s का 4 जूल है। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर होगा एटम में तो आइदर वो 1s में होगा या फिर वो 2s में होगा। 1s में होगा तो 2 जूल का एनर्जी, 2s में होगा तो 4 जूल का एनर्जी। अब 2 जूल से लेकर के 4 जूल के बीच का कोई एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन का होगा ही नहीं। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हो इसको, डिसकंटिन्यूटी भी एक बोल सकते हो। एक होता है कंटिन्यूअस चीज, एक होता है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कहने का मतलब हर एक एनर्जी 2 जूल, 2.5 जूल, 3.5 जूल, 3.3 जूल, अगर हर एक एनर्जी को शो करता, 2.2 जूल, 2.1 जूल, हर एक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का मिलता, तो फिर होता ये कंटिन्यूअस। लेकिन एटम के अंदर हर एक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, 2 जूल का अलग मिल रहा है, 4 जूल का अलग मिल रहा है, 2 जूल से लेके 4 जूल के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहा है। समझ में आया ना? यस सर। ओके ओके सर, ऑर्बिटल का प्रोबेबिलिटी तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से पता चल गया, लेकिन नोड का प्रोबेबिलिटी कैसे पता करेंगे? नोड का प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से कल के क्लास में, जहां पे मॉड ऑफ साई स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, इसी को नोड बोलते हैं, ठीक है। और मॉड साइज, दिस साइज इज बेसिकली वेव इक्वेशन बोल लो, वेव फंक्शन बोल लो, जो बोलना आप बोल लो, ठीक है। वेव इक्वेशन बोल लो इसको, साई को वेव फंक्शन बोल लो, ठीक है, वेव फंक्शन बोल लो, ठीक है। और इसका मतलब सॉल्यूशन निकालोगे, जैसे अभी बताया ना, एक इक्वेशन आपको 2x + 3y = 0, तो इसी तरह का कोई एक इक्वेशन है साई, ठीक है। और जब इसका सॉल्यूशंस निकालोगे तो डिफरेंट x और y और इनफैक्ट z का भी वैल्यूज आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे तीनों एक्सिस में देख रहे हैं, 3 डायमेंशनल एक्सिस में देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तीनों x y z का वैल्यू होगा। अब वो x y z का वैल्यूज जो आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा वेव इक्वेशन का x y z का वैल्यू, उससे हमको पता चलता होगा कि एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने कितने दूरी पे है। अब समझ में आया? क्लियर है ना एवरीवन? यस सर। ठीक है एवरीवन, इज इट क्लियर? यस सर। यस, ओके, वेरी गुड। अब देखो, अब इसी में इंपॉर्टेंट, जैसा कि हम बताए थे, हाउ टू डेजिग्नेट दीज इलेक्ट्रॉन्स, इस इन इलेक्ट्रॉन्स मतलब इन ऑर्बिटल्स को हम डेजिग्नेट कैसे करें, ठीक है। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जिसके बारे में बात करें, याद रखना, हम फिर से बोल रहे हैं, एनर्जी लेवल एटम में पहले से होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, ठीक है। एनर्जी लेवल पहले से होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर है कि नहीं कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे सोच लो, अब जैसे मान लो कि हाइड्रोजन एटम में ही बोर क्या बोले, अब तुमको क्या पता है, हाइड्रोजन में तो पहला सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तुमको ये बात पता है। लेकिन बोर क्या बोले, अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया जाए तो फिर ये सेकंड सेल में भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है? मतलब सेकंड सेल है पहले से, सेकंड मतलब दूसरा एनर्जी लेवल पहले से था, हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिए तो वो ऊपर वाला एनर्जी लेवल में चला गया। अब समझ में आया? इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर बच्चा? यस सर। ठीक ना? यस सर।
ओके अब हाउ टू डेजिग्नेट दीज एनर्जी लेवल्स, हाउ टू नेम दीज एनर्जी लेवल्स, इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी आया है जिसका नाम है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, सॉरी उसके लिए है क्वांटम नंबर्स, सॉरी रियली सॉरी, क्वांटम नंबर्स। तो व्हाट इज क्वांटम नंबर्स ऑलरेडी आप लोग को बता चुके थे, तो कुछ कुछ क्वांटम नंबर्स के बारे में हम टर्मिनोलॉजी और बता देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर को अच्छे से सब नोट कर लेना। क्वांटम नंबर्स में आज के बाद दिक्कत मत रखना। क्वांटम नंबर्स क्या है? टू डेजिग्नेट डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डिफरेंट, डेजिग्नेट मतलब क्या होता है? डेजिग्नेट मतलब होता है कि उसका पहचान बताना, उसका जगह बताना, ठीक है, उस चीज के बारे में बताना। टू डेजिग्नेट डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर्स इज यूज्ड, क्वांटम नंबर्स इज यूज्ड, ठीक है, क्वांटम नंबर्स इज यूज्ड। इसमें सबसे पहला क्वांटम नंबर आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी बताने के काम में आता है, एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बताने के काम में आता है, एनर्जी ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बताने के काम में आता है, ठीक है, एनर्जी ऑर्डर। इसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसको आप वही सोच सकते हो जिसको बोर का सेल जिसको बोलते हैं, ऑर्बिट बस मत बोलना, क्योंकि ऑर्बिट टर्म आप लोग को पता है कि अब वो गलत था, ठीक है। तो सेल्स, ये वही बोर का सेल्स है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी ऑर्डर सिर्फ इसी से पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? तो n बराबर 1 का एनर्जी सबसे कम होता है, n बराबर 2 का उसके बाद, उसी तरह n बराबर 3 का एनर्जी उससे ज्यादा। मतलब इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से जितना एनर्जी लेवल दूर होगा उसका एनर्जी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का ऑर्डर बस इसी से पता चल जाता है। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में सिर्फ इससे एनर्जी ऑर्डर नहीं पता चलता है, इसके साथ में अजीमुथल क्वांटम नंबर को भी यूज करते हैं। कैसे करते हैं समझ में आ जाएगा। तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? एनर्जी और एनर्जी ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बताता है। दूसरा चीज, ये साइज भी बताता है, ठीक है। साइज, साइज कहने का मतलब है कि n इज इक्वल टू 1, जिसका एनर्जी सबसे कम है, ये आपका एनर्जी ऑर्डर है, जिसका एनर्जी सबसे कम है उसका साइज सबसे छोटा होगा। सेकंड है, अब सेकंड सेल है, सेकंड सेल का एनर्जी आपका फर्स्ट से ज्यादा है तो इसका साइज आपका फर्स्ट से ज्यादा होगा, ठीक है। थर्ड सेल का साइज आपका सेकंड सेल से ज्यादा होगा, ठीक है। तो एनर्जी कम होता है, एनर्जी आपका ऑर्बिटल का कम होगा तो उसका साइज भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। ये चीज भी पता चलता है किससे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और इससे एक और चीज पता चलता है सेल्स के बारे में। सेल्स बेसिकली इट डिनोट सेल्स, है ना, सेल्स के बारे में ये बताता है। हाइड्रोजन एटम के केस में एनर्जी लेवल आप इसी को बोल सकते हैं, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में, मतलब ऐसे एटम्स जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसमें हम एनर्जी लेवल सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यूज करके नहीं बता पाते हैं। किसको यूज करके बताते हैं? अजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों को यूज करके बताते हैं। कैसे बताते हैं अभी हम ये चीज बताएंगे आपको, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये आपका सेल्स बताया। n इज इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट सेल, 2 का मतलब सेकंड सेल, 3 का मतलब फोर्थ थर्ड सेल, सिमिलरली n इज इक्वल टू 4 का मतलब फोर्थ सेल, ठीक है। इस तरीके से। इज इट क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े, यस सर। ठीक है। ठीक है। ओके, अब इसके बाद है, नेक्स्ट है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर एल से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, एल से डिनोट करते हैं। ये आपका क्या बताता है? तो याद रखना, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस में, ठीक है, इन द केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, इन द केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स,
atoms, energy order of different atomic orbitals is given by n plus l rule, ठीक है, n प्लस एल रूल। यानी कि आपका जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है उसमें एनर्जी का ऑर्डर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों को यूज करके बताते हैं। ठीक है, इस बात को समझ लो। दूसरा चीज ये और क्या बताता है, ये आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता है। मतलब किस ऑर्बिटल में, याद रखना ऑर्बिट में नहीं, यहाँ पे बोर का मॉडल ऑर्बिटल, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो चीज भी बताता है। तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताने के भी काम आता है। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताने के भी काम आता है। ठीक है, ओके। ऑर्बिटल एंगुलर ये कैसे बताते हैं, देखो एल का वैल्यू पे डिपेंड करता है, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एच बाई टू पाई। रूट याद रखना एल इंटू एल प्लस वन के ऊपर है, एच बाई टू पाई के ऊपर नहीं। ठीक है, एच बाई टू पाई ये फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का किसी में। अब एल का वैल्यू, अब यहां एक चीज और समझ लो, ये आपका सबसेल बताता है। ये क्या बताता है, सबसेल बताता है। ये आपका क्या बताता है, सबसेल बताता है। सबसेल कैसे बताता है तो इसको समझ लो। अब जैसे मान लो कि n का वैल्यू, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ लो। जैसे मान लो कि n का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब n का वैल्यू 1 है, मतलब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेल का। ठीक है, फर्स्ट सेल का। तो फर्स्ट सेल में कितने सबसेल होंगे, तो याद रखना l का वैल्यू कैसे बताते हैं, तो 0 से स्टार्ट करो गिनना और उतना ही बार गिनोगे जितना n का वैल्यू है। ठीक है, जैसे n का वैल्यू यहां पे 1 है, तो 0 से अगर गिनना स्टार्ट करो तो l का वैल्यू 0 एक ही बार गिन लिए, हो गया, खत्म। ठीक है, याद रखना l का वैल्यू 0 का मतलब होता है s सबसेल, इसका मतलब होता है s सबसेल। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट सेल में बस एक ही सबसेल होगा, s सबसेल होगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो, एक बार फिर से समझाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? अगर मान लो n का वैल्यू 2 है, अब सेकंड सेल में कितने सबसेल होंगे इसको समझो। ठीक है, सेकंड सेल में तो l का वैल्यू 0 से काउंट करोगे उतना बार जितना n का वैल्यू है। n का वैल्यू कितना है 2, तो 2 बार गिनोगे, 0 और उसके बाद 1। 0 हो गया s सबसेल के लिए, और 1 हो गया आपका p सबसेल के लिए। यानी कि सेकंड सेल में सिर्फ 2 ही सबसेल्स होते हैं, s और p। किसी को दिक्कत हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको, ईच एंड एवरीवन? ऐसे चुप मत रहो बच्चा लोग। आ रहा है ना? ओके, अब यहीं पे चलो, तो तुम लोग मेरे को बताओ कि अगर n का वैल्यू 3 होगा तो उसमें कितने सबसेल होंगे, बताओ क्या क्या वैल्यूज मिलेगा n का। n का वैल्यू 2 1 2 l का वैल्यू क्या क्या मिलेगा, 0 1 1 and 2 और 2। 0 किसके लिए हो गया, 0 हो गया आपका s के लिए, 1 हो गया किसके लिए, d के लिए, और 2 होता है d सबसेल के लिए। 2 किसके लिए होता है, d सबसेल के लिए होता है। ठीक है, सिमिलरली अब n का वैल्यू अगर 4 है तब क्या होगा, 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 तो ऑलरेडी पता है, 3 अब जान लो, 3 किसके लिए होता है, f सबसेल के लिए होता है। ठीक है, f सबसेल के लिए होता है। ठीक ना, इस बात को समझ गए? अभी और देखो और कुछ तुमको क्लियर करते हैं। अब देखो, अगर मान लो n का वैल्यू हम 5 बोले, ठीक है, n का वैल्यू हम 5 बोलते हैं, तब l का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 0 1 3 4, है ना? अब देखो बात यह है कि 0 s के लिए होता है, 1 आपका p के लिए होता है, 2 आपका d के लिए होता है, 3 आपका f के लिए होता है। देखो अभी तक तुम लोग जो है जानते हो कि fp-dfe होता है। दरअसल बात यह है कि अभी तक 118 एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड है। मतलब एटॉमिक नंबर कितना होगा, 118 होगा।
118 इलेक्ट्रॉन्स भरने में अभी तक ये फोर्थ वाला जो 4 वैल्यू आया इसका जरूरत अभी तक नहीं पड़ा है। ये जी सबसेल है, ठीक है, ये जी सबसेल है। इसके बाद फिफ्थ में, सेवन, सिक्स में इसका जरूरत आज तक नहीं पड़ा है, ठीक है। अब समझो इस बात को, मेरे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आप उसी को ना भर रहे हो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, ठीक है। तो इस ये जो जी सबसेल है आज तक इसको 118 इलेक्ट्रॉन को भरने में जी सबसेल का कहीं भी जरूरत नहीं पड़ा है। समझ में आया ना, क्लियर है। अगर मान लो कि फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है विथ मोर 120 से ज्यादा एटॉमिक नंबर का, तो जाके जी सबसेल भरेगा। अब समझ में आया? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, ठीक है। तो ये आपका है, ये आपका क्या बताया, तो आपका एक तरह से क्या पता चला कि अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, इट टेल्स अबाउट व्हाट, इट टेल्स अबाउट सबसेल, इट टेल्स अबाउट सबसेल। अच्छा, यहीं पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी आप काउंटर चेक कर सकते हो। तो देखो एस सबसेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? 0। तो अगर यहां 0 पुट करोगे तो एस सबसेल में आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 0 होगा। एस सबसेल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? 0 आएगा जी। एल का वैल्यू 0 पुट किए तो 0 ही हो गया ना पूरा का पूरा, ठीक है। तो एस सबसेल के लिए एंगुलर मोमेंटम 0 है। याद रखिएगा पीडीएफ या फिर जी, अगर मान लो फ्यूचर में कोई एलिमेंट जी वाला भी अगर बोल सकते हो, तो जी वाले सबसेल, वो एनर्जी लेवल्स में, वो सबसेल्स में आपका इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है। लेकिन एस सबसेल में एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रॉन का 0 होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूज मत करना। एक एंगुलर मोमेंटम हम बताए थे आप लोग को बोर ऑर्बिट में, तो वो ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम था। मतलब ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, बोर के हिसाब से अगर सही चले सब चीज, तो फिर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमता था तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता था, क्या होता था? NH/2 होता था, है ना। ये एंगुलर मोमेंटम होता था इलेक्ट्रॉन का बोर के ऑर्बिट में। लेकिन अब आपको पता है कि बोर का ऑर्बिट जैसा चीज सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बात वो चलता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में देयर इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, ऑर्बिटल के बारे में बात होता है, और तब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का क्या एंगुलर मोमेंटम होगा उसके बारे में बात होगा। तो ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला है, ये ऑर्बिट के लिए है, बोर ऑर्बिट के लिए, और ये है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए। बोर ऑर्बिट वाला फंडा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में सही हुआ है। समझ में आ गया ना? क्लियर है? किसी कोई डाउट है इसमें? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? नाइन्थ के बच्चे लोग, आप लोग शांत मत रहो, सबका क्लियर है? सर यस सर। हाँ बोलो। सर एक सेकंड रुकिएगा ना, लिख लेते हैं। अच्छा, लिखोगे हम? अच्छा ठीक है, लिख लो, वैसे नोट्स तो भेजेंगे ही। ठीक है सर। ठीक ना, नोट कर। अभी आप समझो, मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास में रिस्पॉन्स करो। हम बहुत सारा क्वेश्चंस अभी देंगे, समझ में आया ना? तो आप क्लास में रिस्पॉन्स मेरे को चाहिए, ठीक है। आप नोट करते रहो, ऐसा नहीं, छोटा छोटा पॉइंट्स नोट करते रहो, बाद में एक ही बार नोट्स आपको भेजेंगे, कॉपी में नोट करके रख लेना, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ये क्या बताता है? इट टेल्स अस द ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन बेसिकली। हाँ, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस या फिर डायरेक्ट ओरिएंटेशंस भी लिख सकते हो। ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है अभी समझा दे रहा है। इट टेल्स अस द ओरिएंटेशंस ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, different atomic orbitals present in subcell, present in subcell. It tells us the orientation of different atomic orbitals present in subcell, जैसे, अब कैसे देखो इस चीज, जैसे अभी आप लोग ओरिएंटेशन का पहले मतलब समझ लो। ओरिएंटेशन मतलब क्या हुआ? देखो, ये वाला आपका डिफरेंट
एटॉमिक ऑर्बिटल्स था अभी, कहाँ गया अरे, ये वाला। अब देखो, जैसे पी सब सेल में आपका 3 ओरिएंटेशन है ना, पी एक्स आपका एक्स एक्सिस पे ओरिएंटेड है, पी जेड आपका जेड एक्सिस पे ओरिएंटेड है, पी वाई आपका वाई एक्सिस पे ओरिएंटेड है। अगर 3 एक्सिस होगा तो तीनों एक्सिस पे अलग अलग ओरिएंटेशन है। सिमिलरली ये आपका डी एक्स वाई ओरिएंटेशन है, डी वाई जेड ओरिएंटेशन है, डी एक्स जेड ओरिएंटेशन है, डी एक्स स्क्वायर ओरिएंटेशन, मतलब अलग अलग ओरिएंटेशंस आपको दिख रहा है डिफरेंट ऑर्बिटल्स का। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली बताता है कि कितने ओरिएंटेशंस होते हैं डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के प्रेजेंट इन अ सबसेल, प्रेजेंट इन अ सबसेल। जैसे और ये एक तरह से ये भी बता देता है कि हाउ मेनी ये भी बता देता है हाउ मेनी ऑर्बिटल्स present in a particular subcell, ठीक है, ये भी चीज ये इससे पता चल जाता है। ठीक है, कोई भेजा है कुछ, हाँ प्लीज रिपीट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है किस एक्सिस पे, जैसे मान लो एस के केस में कोई ओरिएंटेशन का जरूरत नहीं है। जैसे ये एस है, एस बाबा स्फेरिकल होगा, इसमें वैसे भी एस सब सेल में बस एक ही तरह का ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल्स, ठीक है, स्फेरिकल होता है। लेकिन जब पी सब सेल में बोलेंगे, पी सब सेल में 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं। एक एक्स एक्सिस पे ओरिएंटेड रहता है, देखो ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, ये आपका जेड एक्सिस पे है, ये आपका वाई एक्सिस पे है। तो ये डिफरेंट ओरिएंट, मतलब देयर आर 3, एक तरह से बोल सकते हो कि देयर आर, पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हो गए, तो बोलोगे 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होगा। ठीक है, डी सब सेल अगर बात करोगे, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, अलग अलग जगह, अलग अलग मतलब ओरिएंटेशंस में होंगे। ठीक है, अलग 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 ओरिएंटेशंस में होंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा ना, क्लियर हो गया? कौन पूछा था? यस सर। ठीक है, ओके। अब देखो, अब इसमें भी समझने का बात, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं इसको समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब कैसे बताते हैं कि कितना ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होता है, इसको समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, जैसे मान लो एल का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो एल का वैल्यू जो भी होगा उसका निगेटिव से पॉजिटिव तक सारा नंबर आपका हो जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम एल से डिनोट करते हैं। तो अब 0 का क्या निगेटिव होगा, क्या पॉजिटिव होगा, तो 0 को क्या लिखोगे, 0 ही लिखोगे। तो एक ही नंबर आया, एम एल का बस एक ही वैल्यू आया। एक वैल्यू का मतलब है कि सिर्फ एक ही आपका ऑर्बिटल होगा, किसमें, एल का वैल्यू 0 किस सब सेल के लिए होता था, एस। एस सब सेल के लिए। तो इसका मतलब है एस सब सेल, कोई भी एस सब सेल में बस एक ही ऑर्बिटल होगा, इसका कहने का मतलब है। अब अगर एल का वैल्यू आप 1 लेते हो, ठीक है, तो एम एल का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, 1 का निगेटिव से स्टार्ट करते हुए पॉजिटिव तक सारा वैल्यूज, तो -1 0 +1, कितने वैल्यूज आए, 3 वैल्यूज आए, 3 वैल्यूज आए। 3 वैल्यूज का कहने का मतलब है कि ये 3 वैल्यूज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 ऑर्बिटल्स होंगे पी सब सेल में। एल का वैल्यू 1 किस सब सेल के लिए होता है, पी। पी सब सेल के लिए होता है। तो पी सब सेल में आपके 3 ऑर्बिटल्स होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, और ये तीनों अलग अलग ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये तीनों अलग अलग ओरिएंटेशन, बेसिकली डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते हैं कि ये वैल्यू किसी एक ऑर्बिटल के लिए हम दे रहे हैं। जैसे मान लो पी एक्स, पी वाई, पी जेड 3 एक्सिस पे रहता है, ठीक है, 3 ऑर्बिटल, तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि -1 वैल्यू पी वाई के लिए है या फिर -1 वैल्यू पी एक्स के लिए है। ये तीनों के वैल्यूज को, ये बस एक आइडिया दे रहा है कि कितने ओरिएंटेशंस होंगे, है ना, ये नहीं बोल रहा है कि ये परफेक्ट ओरिएंटेशन बता रहा है किसी के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो जैसे मान लो तुमसे कोई पूछता है कि ml का वैल्यू p सब सेल के लिए क्या होगा, तो तुम लिखोगे इट कैन बी -1 0 और +1। ठीक है, कोई एक वैल्यू लिख करके आप नहीं बताना को कोशिश करोगे किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को। ठीक है, समझ में आया ना, बस इस बात का ध्यान देना, ये बस एक आइडिया देता है कि कितने ओरिएंटेशंस हो सकते हैं। अब सिमिलरली अगर n का वैल्यू 2 होगा, एन का, एल का वैल्यू अगर 2 होगा, एल का वैल्यू 2 किस सब सेल के लिए होता है, डी।
एल का वैल्यू 2 किस सबसेल के लिए होता है? डी सबसेल के लिए होता है। ठीक है, तो अब डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? तो देखो अब डी का करो, एमएल का वैल्यू निकालो। एमएल का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? -2, -1, 0, +1, +2। कितने वैल्यूज आए? 5 वैल्यूज आए। इसका मतलब है कि डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, सिमिलरली एल का वैल्यू अगर 3 होता तो फिर ये कौन सा सबसेल के लिए होता? एफ सबसेल के लिए होता। ठीक है, एफ सबसेल में एमएल का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। कितने वैल्यूज आ गए? 7। तो एफ सबसेल में इसका मतलब समझ में आया कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 7 ऑर्बिटल्स होंगे। क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? किसी कोई डाउट है इसमें? नो सर। नहीं? अच्छा, अब देखो बोर का जो वो 2n² फॉर्मूला था, तुमको वो भी सही होता हुआ दिखेगा। ठीक है, जो 2n² फॉर्मूला था ना कि हाँ 2n एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वो फॉर्मूला भी भाई आपको सही होता हुआ दिखेगा। देखो 2n² वाला आपको क्या पता है? आपको पता है फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हो सकते हैं मैक्सिमम 2। सेकेंड सेल में 8। थर्ड सेल में 18 मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। और फोर्थ सेल में 32 होगा। अब देखो एक चीज अब यहीं पे देखो, अब सब चीज हम फाइंड करके दिखाते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू कितना है? 1। फर्स्ट सेल के लिए एन का वैल्यू कितना है? 1 है। ठीक है, और फर्स्ट सेल में एल का वैल्यू क्या होगा फिर? 0। मतलब ये कौन सा सबसेल हो गया आपका? एस सबसेल। और फिर एमएल का वैल्यू कितना आ गया? 0। यानी कि तुम बोल सकते हो कि फर्स्ट सेल में बस एक ही ऑर्बिटल है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट सेल में बस एक ही ऑर्बिटल है। एमएल का 0 वैल्यू क्या बताया? कि बस एक ही ऑर्बिटल है, यही नहीं बता रहा है। एमएल का जितना वैल्यूज आएगा उतना ही आपका ऑर्बिटल्स होंगे, तो एक ही ऑर्बिटल है। अब तुम ही बताओ, हम बोल चुके हैं ऑलरेडी, किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन सही है। यस ठीक है, अब एन का वैल्यू 2 लेके देखते हैं। एन का वैल्यू 2 लेके देखते हैं। एल का क्या क्या वैल्यूज आएगा? एल का वैल्यूज होगा 0 और दूसरा वैल्यू क्या होगा? 1। 0 हो गया एस सबसेल के लिए। एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 0। और एमएल का वैल्यू पी के लिए क्या क्या हो जाएगा? -1, 0 और +1। मतलब ये है कि एमएल मतलब सेकेंड सेल में एस सबसेल होगा। एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होगा। ठीक है, और एमएल का वैल्यू 3 है, मतलब पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे? 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सेकेंड सेल में कितना हो गया? 4। 3 + 1 4। और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना जाता है? 2। तो 4 × 2 टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना चल गया? 8 गया। 8 आ गया। सही है? किसी कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, इसी तरह आप थर्ड के लिए भी करके देख लो, है ना? आप इसी तरह सेम थर्ड के लिए भी करके देख लो। n = 3 में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं एल का वैल्यू क्या क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। 1 0 हो गया एस के लिए, मतलब एस में आपका एमएल का वैल्यू क्या होता है? सिर्फ 0 होता है, मतलब एक ऑर्बिटल एस में। ठीक है, पी में आपके कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, अभी तुरंत बता चुके हैं। और सेकंड सेल किसके लिए होता है? डी के लिए। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? अभी तुरंत निकाले थे, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो गया? 5 3 8 और 1 9। और 9 × 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 18। तो थर्ड सेल में आपके 18 इलेक्ट्रॉन का कोई गलती है? क्लियर है? तो 2n² फॉर्मूला आपका सही है। क्लियर है ना? वो 2n² जो फॉर्मूला आप पढ़े थे वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है।
गलती बस क्या है, गलती बस है कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते थे, जैसे ऑक्सीजन का करने दिया गया, तो ऑक्सीजन का क्या करते थे हम लोग, करते थे 0 और सॉरी 2 और उसके बाद 2 6 8 2 6, यही करते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से सेल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, बल्कि और कहाँ रहता है इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल्स में होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेंड चेंज करना है, समझ में आ रहा है ना। हम लोग अब नया मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, है ना। एक अच्छा, इस तरीके से एक और बात है, इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे हम लोग KLMN के हिसाब से, तो याद है एक कंफ्यूजन आप लोग को आया था, कहां पे आया था, एटॉमिक नंबर 19 में। 19 किसका होता है, पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम के केस में आप क्या किए, 2 किए, उसके बाद 8 किए, फिर उसके बाद यहां 8 किए और यहां 1 किए, लेकिन थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, तो फिर यही 9 क्यों नहीं भर गया, ये कंफ्यूजन होता था सबको। हाँ होता है। होता है ना, ये कंफ्यूजन हाँ। है सबको। 20 कैल्शियम में भी ये कंफ्यूजन होता है सबको, 2 8 8 2 क्यों लिखते हैं, है कि नहीं, हाँ या ना बोल, ये यस सर। यस सर। सबको ये कंफ्यूजन है। तो चलो इस कंफ्यूजन को हम लोग अब नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। इसको मतलब सही करके देखेंगे कि क्यों ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे हम लोग, ठीक है। चलो अच्छा, अब एक बात और, ठीक है, एक बात और देखो, ये तीनों जो क्वांटम नंबर अभी तक बताए, जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, या फिर आपका जो अजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, या फिर जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, ये तीनों क्वांटम नंबर्स का रिलेशन स्क्रोडिंगर इक्वेशन से है, ठीक है। लेकिन अब आखिरी वाला जो क्वांटम नंबर बताने जा रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं है स्क्रोडिंगर इक्वेशन से, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है। वो क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है। कहने का मतलब है नेक्स्ट वाला आपका लास्ट वाला है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग ms से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ms से डिनोट करते हैं। अब देखो, ये आपका मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन, ये सोच लो, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज बोल लो, तो एक स्पिन आपका क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। एक स्पिन आपका क्लॉकवाइज होगा, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो सकता है, 2 स्पिन हो सकता है इलेक्ट्रॉन का। तो याद रखना, इन एन ऑर्बिटल, इन एनी ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन्स present the 2 electrons present will have opposite spin, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो दूसरा आपका क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ठीक है, अपोजिट स्पिन, ठीक है। ये स्पिन के बारे में बेसिकली कौन बताता है, ये बताता है ms का वैल्यू से, ठीक है। देखो, जब पहला इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो वो पॉजिटिव स्पिन में होता है, ठीक है, पॉजिटिव स्पिन में होता है, कहने का मतलब वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। और एक और क्या होता है, हाँ पूछो। हो गया ना, ठीक है, ओके। अब देखो, जो 2 इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिटल्स में जाते हैं, ठीक है, उनमें से एक आपका पॉजिटिव स्पिन में जाता है और एक आपका नेगेटिव स्पिन में जाता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक ऑर्बिटल में एंटर होता है, उसका आपका स्पिन क्वांटम नंबर होता है +12, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका घुसता है उसी ऑर्बिटल में, उसका स्पिन क्वांटम नंबर होता है -12, ठीक है। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, तो 1s ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन गया, तो सिर्फ पहला इलेक्ट्रॉन, मतलब कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है 1s ऑर्बिटल में, तो पहला इलेक्ट्रॉन का आपका क्या हो जाएगा, +12 होगा। अब जैसे मान लो हीलियम एटम ले लो, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन गया वो तो +12 में चला गया,
लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जो हीलियम का एंटर होगा उसी ऑर्बिटल में, उसका क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर -12 होगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है सबको? ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर होता है एटॉमिक ऑर्बिटल में उसका क्वांटम नंबर +12 होता है, और सेम एटॉमिक ऑर्बिटल में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर होता है उसका स्पिन क्वांटम नंबर -12 होता है। इट डिनोट्स व्हाट? इट डिनोट्स द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इट डिनोट्स द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? क्लियर है बच्चा, एवरीवन? किसी कोई डाउट है? नो सर। नो सर। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है अब श्रोडिंगर इक्वेशन से। बाकी जो 3 बताए आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, और आपका एक बताए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों आपका श्रोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि वो श्रोडिंगर के वेव फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो ऑर्बिटल्स आया उन ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर आपका कोई ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, किसी एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बल्कि ये क्या बता रहा है, ये सिर्फ बता रहा है स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये सिर्फ बता रहा है इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में, बता रहा है कि जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका स्पिन कैसा होगा। यहां तक क्लियर है? तब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम डायरेक्टली बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां तक किसी कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। क्लियर है एवरीवन? Yes. 9th के स्टूडेंट्स, sir. लड़की लोग सब, सबका क्लियर है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है सबका? ओके, वेरी गुड। ओके ओके, तो हम लोग अब चलते हैं डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे अब डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे तो नेक्स्ट है हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। ऑफ एन एटम, सॉरी, ऑफ एन एटम। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अभी तक क्या जानते थे, वो KLMN वाला में जानते थे। तो K सेल में आप पहले इलेक्ट्रॉन एंटर क्यों करते थे? क्योंकि उसका एनर्जी कम होता था। ठीक है, L सेल का एनर्जी ज्यादा होता था तो इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में जाता था। पहले K सेल भरता था, फिर L सेल भरता था, ऐसे करके जाने। अब सेम यहां पे भी एक एनर्जी का ऑर्डर होगा। ठीक है, और एनर्जी का ऑर्डर को जिस रूल से हम लोग जानते हैं उसका नाम है ऑफ-बॉब प्रिंसिपल। उसका नाम है ऑफ-बॉब प्रिंसिपल। ठीक है, इसको आप एनर्जी ऑर्डर का रूल समझ सकते हो, इसको N+L रूल भी बोल सकते हो, N+L रूल। ठीक है, N+L रूल। देखो ये रूल है क्या, नॉर्मल से जान लो, मोर द वैल्यू ऑफ N+L, more will be the energy of the subcell. More will be, हाँ बोलो। कौन सा प्रिंसिपल लिखे नहीं दिख रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम सबको दिख रहा है, तुम्ही लोग को पता नहीं काहे नहीं। कौन सा प्रिंसिपल लिखे, वो तो हमको भी दिख रहा है, आप टॉपिक लिखे। ऑफ-बॉ, ये पहला प्रिंसिपल है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का बताने में 3 प्रिंसिपल को यूज किया जाता है। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, जिसको एनर्जी रूल बोलते हैं, मतलब ये बताता है एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, तो मोर द वैल्यू ऑफ N+L, मोर विल बी द एनर्जी ऑफ द सबसेल। पूछ क्या बात है? क्लियर है? सबको दिख रहा है? यस सर, यस सर, क्लियर है। हाँ बोलो। अरे ऐसे शांत मत रहो, बोलो बोलो बोलो। हो गया सर, हो गया ना? ओके ओके, ठीक है, चलो। तो मोर द वैल्यू ऑफ N+L, मोर विल बी द एनर्जी ऑफ सबसेल। ठीक है, अब याद रखना, इफ for 2 or more subcell
2 or more subcell, n plus L will have same value, will have same value then the subcell with higher value of energy, higher value of n, value of n will have more energy, will have more energy. ठीक है, ये हो गया, ये आपका ऑफ प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है, ऑफ प्रिंसिपल है. और इसी में एक चीज लिख लो, इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन लोअर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट एंटर in lower energy subcells, lower energy orbitals बोल लो सबसे अच्छा, orbitals, and then in higher energy subcells. ठीक है, सबसे पहले लोअर एनर्जी वाला सब भरता है, लास्ट में जाकर के हाईएस्ट एनर्जी वाला बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन एंटर होते चला जाता है. अब वो डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एटम में उस पे. अब पहले n+l रूल को समझ लो, पहले n+l रूल को समझ लो. ठीक है, देखो n+l रूल बहुत ही सिंपल सा रूल है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है. जैसे मान लो आपको बोले 1s, सबसे पहला ऑर्बिटल आपको होगा फर्स्ट सेल का s सबसेल. सबसे पहला सबसेल कौन सा होगा, फर्स्ट सेल का s सबसेल. अब इसके लिए n+l का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 1 है, और s के लिए l का वैल्यू क्या होता है, s सबसेल के लिए l का वैल्यू, थोड़ा बोलो, s सबसेल के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0. तो 1+0 कितना हो गया, 1. ठीक है, अब देखो दूसरा, आपको पता है कि सेकंड सेल में s और p दोनों होता है, तो 2s, उसके बाद लिखते हैं 2p. देखते हैं दोनों का n+l का वैल्यू कितना है, तो ये हो जाएगा 2+0 2, और ये हो जाएगा 2+1 3. यानी कि अब देखो n+l का वैल्यू जिसका कम आता है उसका एनर्जी सबसे कम होता है, तो 1s का एनर्जी सबसे कम है, यानी कि सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद n+l का 2 वैल्यू 2s के लिए, तो फिर 2s में इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर उसके बाद n+l का वैल्यू 2p के लिए 3 है, तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, 2p में भरेगा. ठीक है, 2p सबसेल में भरेगा. उसके बाद सिमिलरली 3s के लिए कितना होगा, 3+0 3. अब देखो 2p और 3s दोनों के लिए n+l का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है. ठीक है, हाँ, तो फिर इन दोनों में n का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा. अब n का वैल्यू देखो 2p के लिए कितना है, 2, और 3s के लिए 3, तो 3 ज्यादा है, तो फिर 3s का एनर्जी ज्यादा होगा. अब समझ में आया, ये रूल क्लियर है सबको, यस सर. इज इट क्लियर एवरीवन. सिमिलरली 3p में आपका 3 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 1, 4. उसके बाद आपका 3p के बाद 3d में आपका हो जाएगा 3+2 5. आपको पता है थर्ड सेल में डी सबसेल भी होता है, सेकंड सेल में डी सबसेल नहीं होता है. ठीक है, सेकंड सेल में डी सबसेल नहीं होता है, लेकिन थर्ड सेल में डी सबसेल होता है. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे 3+2 आपका 5 हो गया, और उसके बाद 4s. अच्छा एक बात बताओ, 4s के लिए n+l का वैल्यू क्या होगा, 4+ कितना, 0 4. तो अब मेरे को बताओ 3d का एनर्जी 4s से क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, 3d का एनर्जी ज्यादा होगा. अब समझ में आया कि 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद क्यों फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन चला जा रहा था कैल्शियम में. यस सर. अब क्लियर हुआ, यस सर. क्लियर हुआ ना. ये 3p के बाद बेसिकली आपका
बेसिकली आपका देखो थर्ड सेल में हम बोले 18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन चला गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी आपका 4 + 0 कितना हुआ 4, और आपका 3d का कितना हो गया 3 + 2 5। यही कारण है कि कैल्शियम में क्यों फोर्थ में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाता था 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद। अब समझ में आया? क्लियर है सबको? किसी कोई डाउट है इसमें? नो सर। समझ में आ रहा है ना? ईच एंड एवरीवन, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब जाके एक्सेप्शन। अच्छा, इस एनर्जी रूल को याद करने के लिए एक डायग्राम हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है? वो डायग्राम बहुत आसान है बनाना, कुछ नहीं है। देखो इसको कैसे याद करना है, देखो इस तरीके से 1s लिख लो, उसके बाद 2s लिख लो, 2p लिख लो, उसके बाद 3s लिख लो, 3p लिख लो, 3s 3p और 3d भी होगा, उसके बाद 4s होगा, फोर्थ सेल में आपका f भी हो जाएगा, 4p 4d 4f। ठीक है, देखो फिफ्थ सेल में आपका जी भी होना चाहिए, लेकिन जी बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि आज तक जी ऑर्बिटल का यूज नहीं हो पाया है। ठीक है, तो 5s 5p 5d 5f, उसके बाद 6s 6p 6d 6f। ठीक है, उसके बाद आपका 7s 7p 7d 7f। ठीक है, 7f तक तो यूज भी नहीं होता है। देखो अब इसमें नॉर्मल सा लाइन खींचो, देखो सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, उसके बाद 3d 4p, देन 5s। ठीक है, उसके बाद 4d 5p 6s। ठीक है, उसके बाद 4f 5d 6p 7s। ठीक है, उसके बाद 5f 6d 7p, उसके बाद 6f 7d और लास्ट में 7f। 7f तक तो भरेगा भी नहीं तुम लोग का, 118वां का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 7f नहीं भरने वाला है। ठीक है, तो दिस इज द एनर्जी रूल। ये आपका एनर्जी का ऑर्डर होता है, सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p, 6f 7d और 7f। किसी को कोई डाउट है इसमें? क्लियर है मेरे ख्याल से एवरीवन? दिस इज द एनर्जी रूल। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस यस सर। एवरीवन, इज इट क्लियर एवरीवन? 9 10? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। ओके, कम ऑन, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट रूल। ठीक है, ये तो हो गया पहला रूल आपका, ये एनर्जी रूल है। ये क्या बताया कि किस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन जाता है, मतलब पहले कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, ये चीज बताया। उसके बाद नेक्स्ट रूल है आपका, नेक्स्ट रूल है आपका नेक्स्ट है आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये बेसिकली ओके, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग नोट कर लें। ये बेसिकली आपका बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका बताता है कि इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में कैसे बढ़ते हैं। ओके, ये इसका स्टेटमेंट पहले लिख लो, इसका स्टेटमेंट लिख लो। नो टू इलेक्ट्रॉन्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स no two electrons in the same atom will have can have
identical values of all 4 of their quantum numbers. क्वांटम नंबर्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप लोग देखो, ये नॉर्मल सा एक चीज है। इसका मतलब है कि कोई भी, जैसे मान लो कि आप किसी भी एक एटम को पकड़ो, चलो ले लेते हैं, सिंपल सा लेते हैं, जैसे फ्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर भरना स्टार्ट करते हैं एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से, तो देखो एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से फर्स्ट, जैसे मान लो पहला ऑर्बिटल, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन मान लो आपका पॉजिटिव स्पिन में, एक इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव स्पिन में जाएगा। तो देखो फर्स्ट सेल के लिए एन एल एम का वैल्यू तो सेम आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे एमएस का वैल्यू आपका इसके लिए क्या होगा? इसके लिए +½ होगा, और दूसरे के लिए क्या होगा? -½ होगा। तो चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता है। ये बोल रहा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ ऑल 4 ऑफ देयर क्वांटम नंबर्स। अब समझ में आया? क्लियर है सबको? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। इज इट क्लियर एवरीवन? एनी डाउट विथ एनी ऑफ द पर्सन? सर बोलो। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? ओके। Yes, sir. और एक लास्ट रूल है, इसको भी ध्यान में रख लेंगे, जिसको हुंस रूल बोलते हैं। हुंस रूल, ठीक है। ये क्या रूल है? इसको भी जान लो। हुंस रूल क्या है? इसको भी जान लो। सबसे पहले हुंस रूल से पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। हुंस रूल से पहले आप डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होता है, इसको पहले समझ लो। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, कल हम ऑलरेडी थोड़ा सा इसके बारे में बताए थे कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी सेम होता है ना। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है द ऑर्बिटल्स विथ सेम एनर्जी। ऑर्बिटल्स विथ सेम एनर्जी, ठीक है। बेसिकली तुम इसको एक और टर्म में याद कर रख सकते हो कि द सब सेल which contains more than one atomic orbital, like P, D और F। आपको पता है P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और F में कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो याद रखना कि P ऐसे सबसेल जिसमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, है ना, उस केस में सबका एनर्जी सेम होता है ना। दीज ऑर्बिटल्स लाइक PDF, these orbitals have same energy and are called degenerate orbitals, ठीक है। एंड आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फिर से एक बार समझा देते हैं। देखो जैसे आपका ये वाला, हाँ ये वाला। अब देखो पी सब सेल में आपके 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। 3 ऑर्बिटल्स है, 1 2 3। इन तीनों का एनर्जी सेम होगा। इन तीनों का एनर्जी क्या होगा? सेम होगा,
ठीक है, जैसे सेकंड सेल का पी सब सेल में जो 3 ऑर्बिटल होंगे, तीनों का एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली डी सब सेल में जो 5 ऑर्बिटल होंगे, सबका एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। एफ ऑर्बिटल्स में जो 7 ऑर्बिटल होंगे, सबका एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, यही होता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है तो उसके लिए जो रूल है वही है हुन्स रूल। तो हुन्स रूल बोलता है, हुन्स रूल बोलता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन enters in degenerate orbitals, then electrons will enter with plus half spin quantum number, plus half into in all the orbitals, and then enter with ms बराबर माइनस हाफ। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इसको समझ लो, है ना। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने लिया फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का ही समझते हैं। फ्लोरीन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 होते हैं। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि 1s सबसे पहले भरेगा, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया आपका। तो 1s को देखो, हम ऑर्बिटल्स को ऐसे डब्बा करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑर्बिटल ऐसा नहीं होता है, ऑर्बिटल बेसिकली कैसा होता है आपका, ऑर्बिटल आपका इस तरीके का होता है। ठीक है, हम इसको बस डब्बा डब्बा फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1s में जो 2 इलेक्ट्रॉन गया, एक आपका पॉजिटिव स्पिन में गया, एक आपका नेगेटिव स्पिन में गया। ठीक है, अब उसके बाद 2s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा। तो 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका एक पॉजिटिव स्पिन में गया, एक नेगेटिव स्पिन में। उसके बाद 2p में 6 इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए, लेकिन इसके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा 5 में। लेकिन 2p में 3 ऑर्बिटल्स है और तीनों का एनर्जी क्या है, सेम है। 2p में 3 ऑर्बिटल्स है। कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स है। एक को समझ लो px, एक को समझ लो py, एक को समझ लो pz। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को समझो, इन सब में पहले पॉजिटिव स्पिन में इलेक्ट्रॉन तीनों में भरेगा, क्योंकि तीनों का एनर्जी सेम है। तो पहले पॉजिटिव वाला तीनों में भरेगा, उसके बाद जाकर के निगेटिव वाला भरेगा। लेकिन निगेटिव में इसके पास 5 ही है, तो एक यहां आया, एक यहां आया, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ठीक है, अब समझ में आया रूल क्या बोल रहा है, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स पहले पॉजिटिव स्पिन में भरता है, उसके बाद जाकर के फिर वो नेगेटिव स्पिन में भरता है। समझ में आया? ठीक है, अब जैसे इसी में हम तुमको पूछते हैं एक क्वेश्चन, जैसे हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि फ्लोरीन एटम के 6th इलेक्ट्रॉन का सारा क्वांटम नंबर बताओ। 6th इलेक्ट्रॉन का सारा क्वांटम नंबर्स बताओ। तो आप देखो 6th इलेक्ट्रॉन कहां है, पहले कौन सा है वो देखो। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा? पी वाई में जो है, सेकंड वाला सर। पीवाई में ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला होगा। यस सर, तो अब इसका सारा क्वांटम नंबर्स का वैल्यू बताते हैं। तो n का वैल्यू सेकंड सेल में है, तो n का वैल्यू क्या हो गया, 2। 2 p के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 1 ठीक है। और ml का वैल्यू, तो ml का वैल्यू हम ऑलरेडी बता चुके थे कि हम किसी के लिए पर्टिकुलरली असाइन नहीं कर सकते। तो यहां क्या लिखेंगे, 0, -1 और +1। प्लस। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे, 0, -1 और +1, तीनों में से कोई भी वैल्यूज पे डिपेंड कर सकता है। और ms का वैल्यू क्या लिखोगे, +12 की -12? +12। ठीक है, ms का वैल्यू क्या लिखेंगे, +12 लिखेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? बच्चा Yes. लोग है ना, 9th के लड़की लोग सब जितने ज्वाइन की हुई है, सबको कोई डाउट है ना, जूनियर्स, सीनियर्स, एवरीवन, इज इट क्लियर?
मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब जाकर के तुम लोग को थोड़ा बॉन्डिंग का भी कंसेप्ट देंगे, क्योंकि बॉन्डिंग तुम लोग सोचते हो ना कि दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बॉन्डिंग हो जाता है या फिर लेन देन से शेयरिंग बॉन्डिंग बन जाता है। नहीं नहीं, बॉन्ड एक्चुअली इन ऑर्बिटल्स की वजह से बनता है। ठीक है, और यही कारण अब तुम लोग को समझ में आएगा कि कार्बन क्यों मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ये 10th के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि 9th वाले तो अभी 1 साल है उनके पास, अभी वो लोग बहुत चीज पढ़ेंगे। ठीक है, 10th वाले के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है दिमाग में, है ना। अब स्कूल में क्या है या फिर कहीं पे क्या है, बोल दिया कि छोटा साइज होता है कार्बन का, इसलिए जो है ना वो बना लेता है। ठीक है, जो बड़ा साइज वाला होता है नहीं बना पाता है। लेकिन काहे ऐसा, क्यों आखिर छोटा साइज का एटम, है ना, वही मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, बड़ा साइज का एटम मल्टीपल बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता है? ये क्वेश्चन मार्क है, और इसका आंसर मिलेगा इस चीज से। ये जो इतना सारा चीज आप लोग को बताए, इससे आंसर मिलेगा। समझ में आया? इज इट क्लियर एवरीवन? आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। सबका आवाज एक बार जोर से आना चाहिए। Yes, sir. ओके, है ना। ठीक है एवरीवन, लड़की लोग क्लियर है? रिया, आन्या, अन्नू, एवरीवन? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो अब चलो एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछते हैं। ठीक है, इसी में हाँ क्वेश्चन अब देख दो तो करवाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑल द क्वांटम नंबर्स, for 16th electron of calcium atom। और सब अपना आंसर जिसका आ जाएगा तुरंत तुरंत बताते जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, कैल्शियम एटम दिए हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में लिखोगे, 1s2 2s2 वाला फॉर्म में। उस फॉर्म में मत लिखना, ठीक है, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा। ठीक है, और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के केस में डब्बा डब्बा कर लेना, नहीं तो फिर स्पिन क्वांटम नंबर में कंफ्यूज कर सकते हो। सुमित का 5, सुमित का 5 मतलब अच्छा, उम्मीद यहाँ है, उन्हीं का 5 आया। ठीक है ठीक है, चलो। तो कैल्शियम एटम में जल्दी करते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। ठीक है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ सब। 3 1 -1 फिर बन गया -हाफ, 16 2 18, 3 1, फिर थर्ड सेल फर्स्ट 1 हो गया आपका एल का वैल्यू। ठीक है, अच्छा एम का वैल्यू जो है, जब भी याद रखना, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू सारा लिखना। अभी भी पिछले केस में देखो हम कैसे लिखे हैं, क्या लिखे? एम एल का वैल्यू 0 1 और -1 और +1। तो याद रखना, जिस सबसेल में होगा उस सबसेल में जितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यू होंगे सब, आप किसी एक ऑर्बिटल के लिए आप किसी क्वांटम नंबर के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये डायग्राम में आपका ये गलत लिखा हुआ है, ये चीज नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताते टाइम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका नाम ये ऐसा नहीं है कि -1 -2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, वी कांट राइट दिस थिंग। तो आप जितने वैल्यूज होंगे उस पर्टिकुलर सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सारा वैल्यूज दे देंगे। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ये रंग। ठीक है, बेसिकली इसको px py pz बोलो। ठीक है, px pz py ये नाम होगा। ठीक है, डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते। ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये 4 6 10 हो गया। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3p में आपका 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और 4s में
2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब देखो यहां तक हुए 12 इलेक्ट्रॉन, तो p वाला बनाते हैं डायरेक्टली, उसी से पता चल जाएगा। यहां तक 12 इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो 13वां इलेक्ट्रॉन, 14, 15, 16, 16वां इलेक्ट्रॉन ये वाला है। ठीक है, तो 16वां इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ml का वैल्यू क्या हो जाएगा, ml का वैल्यू आप लिखोगे, क्योंकि ये p सब सेल में है, तो आप लिखोगे -1, 0 और +1। +1 ठीक है, और ms का वैल्यू क्या लिखोगे, ms का वैल्यू लिखोगे -½ -½ नेगेटिव है तो -½ लिखोगे। ठीक है, समझ में आया, आनिया क्लियर है, ये वाला चीज क्लियर हो गया, मैं क्यों ऐसा लिखे -0। ठीक है ना, कि हम डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू। ठीक है, सर एक बात पूछे, हाँ पूछ लो पूछ लो। सर 1s2 लिखे ना, तो उसमें 2 ऊपर लिखा जाता है या नीचे? ना 2 ऊपर लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर दिखाया जाता है। यस। ठीक है, ओके। और ये बहुत लोग 1s का पावर सोच लेंगे, पावर नहीं है, ये बोलने का मतलब है कि 1s पहला 1s सब सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। इज इट क्लियर एवरीवन? यहां तक आज का लेक्चर समझ में आया सबको? यस सर। माय यस सर। डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आया एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, देन वेरी गुड। वी विल मीट ऑन सैटरडे। सैटरडे को हम फिर से एक कंबाइंड क्लास आप लोगों का लेंगे, और हम उस क्लास में आपको थोड़ा सा पार्ट यहाँ का बचा हुआ वो बताएंगे, और पीरियोडिक टेबल से इसको डायरेक्टली लिंक करेंगे, है ना। मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्टली रिलेट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का काम है कि 1 to 30 टिल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख करके आओगे इस फॉर्म में, है ना, मतलब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से। ठीक है, बोर मॉडल के हिसाब से मत लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ इन 1 to 30 क्यों करेंगे, 60 कर दो, 60, 58, 58 में आपका जा करके होता है 50, 1 to 50, 50 कर लो। ठीक है, टिल एटॉमिक नंबर 1 to 50 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को लिखना है इन अकॉर्डेंस विथ किसके किसके अकॉर्डेंस में, क्वांटम मैकेनिकल क्वांटम मॉडल। मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अकॉर्डेंस विथ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विथ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ। सर इसमें कोई एक्सेप्शन भी है? हाँ हेमंत, तुम 1 to 50 लिख करके आना। ठीक है, इसमें जो एक्सेप्शन होगा वो एक्सेप्शन हम तुम लोग का क्लियर करेंगे, क्या कहते हैं, सैटरडे को जब क्लास लेंगे वो हम बताएंगे कि वो एक्सेप्शन क्यों है। एक्सेप्शन देखो, एक एक बहुत बड़ा गलतफहमी है। ठीक है, गलतफहमी क्या हम बताते हैं, केमिस्ट्री में लोग जो है ना एक दो तो बौखला जाते हैं, वो वालों को बुझाइए नहीं पड़ता है, एक्सेप्शन देख के सोचते हैं कि इसका कोई रीजन नहीं है। देयर इज अ रीजन फॉर ईच एंड एवरी एक्सेप्शन इन केमिस्ट्री। इस बात को याद रखना, कोई कारण है, कोई रीजन है, तभी वो एक्सेप्शन है, बिना कोई रीजन का कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो एक्सेप्शन आता है, बहुत लोग बौखलाने लग जाते हैं, काहे एक्सेप्शन है, तो वो लोग बेवकूफ होते हैं, काहे कि अपने दिमाग को शांत रख के थोड़ी देर सोचने का हिम्मत उनके अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं थोड़ा मूवी वूवी कम देखो ना। ठीक है, काहे कि मूवी वूवी में ज्यादा एक्सेप्शन को लेकर के ड्रामा करता है। ठीक है, बट देर इज नो ड्रामा बिहाइंड दैट। जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, जो आपका एनसीईआरटी का बुक जो लिखने वाले जो साइंटिस्ट लोग, जाके नाम देखना, बड़े बड़े आईआईटीएन सब हैं। ठीक है, वो सब लिखे हैं, एक एएस बरार का नाम होगा, तो वो सब बेवकूफ नहीं है। अगर वो बेवकूफ होते तो फिर उस जगह पे नहीं होते, एनसीईआरटी का किताब नहीं लिख रहे होते। ठीक है, तो देर इज अ रीजन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। केमिस्ट्री सही में बोला जाए, इट्स, अगर आपका फिजिक्स और मैथ्स अगर आपने सही से समझा है, देन केमिस्ट्री विल बी द इजी पार्ट। ठीक है, तो फिजिक्स और मैथ्स पे भी ध्यान देते रहिए, और साथ में हम लोग केमिस्ट्री को भी कवर करते रहेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू एवरीवन, बाय बाय ऑल। सर हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। क्वांटम नंबर्स पे क्वेश्चन भी भेजिएगा सर, इसका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा तो फिर
हाँ ठीक है, क्वांटम नंबर्स पे नहीं होगा तो हम कुछ क्वेश्चंस भेज देंगे, ठीक है, क्वांटम Yes. नंबर्स पे भी भेज देंगे, और 10th क्लास को ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर से भी कुछ क्वेश्चन भेज देंगे। आप लोग का याद रखिएगा, वीक डेज में ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, वीकेंड्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर, और साथ में पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा घुसते घुसते हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी खत्म कर देंगे। तो 10th के स्टूडेंट्स यू बेटर अंडरस्टैंड, आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग को भी हम ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस भेज देंगे, साथ में इसके भी, दोनों को आप लोग को बना, आप लोग थोड़ा ज्यादा मेहनत करो, ठीक है। एनटीएससी का हम जानते हैं आप लोग 8-9 में उस तरह का आप लोग को एक्सपोजर नहीं मिल पाया, ये बात मुझे पता है, ठीक है, लेकिन जितना ही हो सकता है अपना जान लो, क्योंकि नेक्स्ट लेवल एक स्टार्ट होने वाला है 11th-12th का, वहां पे फिर जेई मेंस नीट का तैयारी में तुम लोग लगोगे तो वहां ये सब काम आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये चीज अभी से सीख के जाओगे तो वहां पे आसान होगा, यू विल फील कंफर्टेबल कि हाँ भाई ये मेरे को अब आसान लग रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ के जाओगे ना तो हम बहुत लोगों, अभी 11th के जो बैच है हम उसमें देख रहे हैं कि बहुत लोगों का बुरा हाल है, ठीक है। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं इस चीज पे ध्यान देना है ना, ये नहीं कि एनटीएससी तो सर टाइम खत्म हो गया, नहीं, एनटीएससी नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको जेईई मेंस नीट निकालना है ना, उस चीज के लिए पढ़ो,